हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपने पूरे हफ्ते जो हमारी क्लासेस चल रही है उनको एंजॉय किया होगा, उनसे आपने कुछ सीखा होगा। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो क्लासेस चला रहे हैं वो है क्लास 6 सैनिक स्कूल, क्लास 6 आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए। इसके अलावा आरएमसी का अगर कोई भी फाउंडेशन बैच जो है वो पढ़ना चाहता है, वो क्लासेस जो है उसके लिए भी एप्लीकेबल हैं। अभी आपको पता है कि आरएमसी के जो प्रोस्पेक्टस हैं वो आ चुके हैं। हालांकि आरएमसी का जो प्रोस्पेक्टस होता है वो राउंड द ईयर आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी जो है उसके फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है और आप जो है उसका फॉर्म भरिए, साथ में आप प्रिपरेशन कीजिए आरएमसी के लिए। बाकी आप अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। शुरू करते हैं हम इसी के साथ अपना जीके मैराथन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 which says where is Indian Stock Exchange located? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कहाँ लोकेटेड है? तो अगर मैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करूं तो जो आपके हैं ऑपरेटर, दैट इज ये है आपका इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। वन इज बीएसई विच इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं भारत देश के अंदर जो काम करते हैं और ये लोकेटेड हैं आपके मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये कह रहा है वेयर इज यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिचुएटेड? जो आपका यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये कहाँ सिचुएटेड है? तो दिस इज सिचुएटेड इन जादूगोड़ा इन झारखंड। ये झारखंड के अंदर सिचुएटेड है। और अगर मैं यूरेनियम के बारे में बात करूं तो यूरेनियम काम क्या क्या आता है? तो बहुत सारे फंक्शन है यूरेनियम के। एक तो फंक्शन ये है कि ये आपका पावर जनरेट करता है, ठीक है। यूरेनियम से भी आप पावर जनरेट कर सकते हैं। सेकंड जो है ये काम आता है आपके टैंक्स को, जो आप उस पर लेयरिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो, ठीक है, उसके लिए काम आता है। इसके अलावा ये आपका एज, जो स्टोन्स की जो एज आपको पता करनी होती है, ठीक है, उनमें भी कहीं ना कहीं यूरेनियम का फंक्शन आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज इन विच सिटी इज नेशनल डिफेंस कॉलेज सिचुएटेड? नेशनल डिफेंस कॉलेज आपका कहाँ सिचुएटेड है? अब मैं ये आपको पहले क्लियर कर दूं कि दिस इज नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक है। ये एकेडमी नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एक है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसको आप कहते हैं एनडीए, लेकिन ये है नेशनल डिफेंस कॉलेज। ये बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। ये जो आपके हाई रैंक ऑफिसर होते हैं वो यहाँ जाकर अपना स्टडी करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। आगे के जो रैंक, जो आपको प्रमोशन मिलते हैं, वो सारा कुछ यहीं से होता है। और ये सिचुएटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ये दिल्ली में सिचुएटेड है। और अगर इसके मैं फाउंडेशन की बात करूं तो ये फाउंड हुआ है 27 अप्रैल 1960 को, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेशनल डिफेंस कॉलेज दो डिफरेंट चीजें हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज व्हाट फील्ड इज नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड गिवन? ठीक है, जो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है? अब 4 इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं, डिफेंस, साइंस, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। अगर देखिए आपने हमारा लास्ट मैराथन देखा होगा तो नॉर्मन बोरलॉग उसमें थे, उसमें नॉर्मन बोरलॉग के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो जैसे ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो देखिए जरूरी नहीं है कि आपको ये, अगर आपको ये पता है ना कि ये जो अवार्ड मिल रहा है ये कौन है, तो ये है एक साइंटिस्ट। ये एक साइंटिस्ट हैं जो कि हैं यूएसए से, यूएसए के एक साइंटिस्ट थे ये। और ये 1960s में इन्होंने
आपका प्रोड्यूस किया था, आपका जो बनाया था वो था हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स। ठीक है, ये यील्ड है, सॉरी दिस इज यील्ड। हाई यील्ड वेराइटी जो सीड्स की बनाई थी इन्होंने, वीट की स्पेशली जो इन्होंने बनाई थी, ताकि आपका क्या हो सके, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आ सके। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, अच्छी क्रॉप हो सके, जो दुनिया में वीट की कमी है उसका पूरा हो सके, उसके लिए इन्होंने काम किया था। एंड 1970 में इनको नोबेल प्राइज भी इसके लिए दिया गया। ठीक है, तो दुनिया के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं तो दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा एग्रीकल्चर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिस सेज टू व्हाट फील्ड आर ग्रैमी अवार्ड रिलेटेड। अगेन ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है? तो दिस इज रिलेटेड टू म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ किसने लिखी है? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ इज रिटन बाय नटवर सिंह। ठीक है, इसका आंसर है नटवर सिंह। नटवर सिंह ने ये बुक लिखी है वन लाइफ इज नॉट इनफ। ऑप्शन नंबर ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिस इज युवराज सिंह। युवराज सिंह है ऑप्शन नंबर ए, और ये हैं आपके इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, ये इंडियन क्रिकेटर हैं। इनकी एक बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये इसमें मेंशन है किस तरीके से वो एक स्पोर्ट्स, क्योंकि युवराज सिंह अगर आपको पता हो तो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और इनको हुआ था कैंसर। तो इन्होंने जो है अपनी उस किताब के अंदर इस चीज का जिक्र डाला हुआ है। तो इनकी एक बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अगर मैं बात करूं मिस्टर नवीन चावला की, तो नवीन चावला जो है हमारे रह चुके हैं फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर। ही वाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इन्होंने बुक्स लिखी हैं बहुत सारी। इसमें से एक बुक है एवरी वोट काउंट्स। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक इन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखी है, एक बायोग्राफी भी है इन्होंने लिखी हुई मदर टेरेसा की। ठीक है, एंड विक्रम सेठ इज अ रिनोन्ड पोएट एंड राइटर। इनकी मल्टीपल बुक्स हैं। ठीक है, तो एक दो बुक्स जो हैं आप सबकी याद रखें, क्योंकि जिस तरीके से अगर वन लाइफ इज नॉट इनफ आ गया, अगली बार आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आ जाएगा, एवरी वोट काउंट आ जाएगा। ठीक है, बायोग्राफी आ जाएगी मदर टेरेसा की, किसने लिखी है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। विक्रम सेठ का मैं बता चुका हूँ, मल्टीपल बुक्स इन्होंने लिखी हैं। प्लीज आप थोड़ा सा जो है विक्रम सेठ की बुक्स को देखिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिस सेज व्हिच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रॉ सिल्क इन इंडिया। भारत देश के अंदर रॉ सिल्क सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? तो आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका डायरेक्ट इसका आंसर है। इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं आपके ऑप्शंस पे, इसके सीधा ऑप्शन आंसर पे जाऊंगा। कर्नाटका इज द आंसर। ठीक है, इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका है वो सिल्क में। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट इज चिल्का लेक सिचुएटेड। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ सिचुएटेड है? देन द आंसर इज ओडिशा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पहले भी आई थिंक आ चुका है, हमारी मैराथन नंबर 1 में आई थिंक आया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 विच सेज विच ऑफ देम इज एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है, कौन से इसमें एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है? ठीक है, पुराने माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन आपको पता होगा। एक तो होते हैं यंग माउंटेन्स, ठीक है, एक होते हैं ओल्ड माउंटेन। ठीक है, जो कि जिनकी हाइट जो है वो डिक्रीज होते चली जा रही है। अभी इन पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि ये माउंटेन्स नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब डायरेक्टली इस तरीके से नहीं बोला गया था, बट उसमें बहुत सारी डिटेलिंग दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है अरावली। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है, और भी बहुत जगह है, ये अरावली इसका आंसर है। हिमालय के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका यंग माउंटेन। ठीक है, यंग माउंटेन है और इसीलिए हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है। ठीक है, हिमालय की हाइट जो है वो बढ़ती है हर कुछ सालों में। जंस्कर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका लद्दाख के अंदर।
लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये आता है जंस्कर, इसका कुछ पार्ट लद्दाख के अंदर भी आता है, ठीक है। शिवालिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो शिवालिक जो है हिमालय की ही एक रेंज है। बेसिकली हिमालय का जो 3 रेंज है, जो सबसे नीचे का रेंज है दैट इज नोन एज शिवालिक। तो शिवालिक जो है वो हिमालय की ही एक रेंज है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 10 दैट सेज टू व्हाट सॉइल्स इज वोल्केनिक इरप्शन रिलेटेड, ठीक है। जो आपका वोल्केनिक इरप्शन है वो कौन सी सॉइल से रिलेटेड है। तो वोल्केनिक इरप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वोल्केनो जब आपका अर्थ के अंदर से ऐसे बाहर आता है, ये जो ओपनिंग होती है दिस इज नोन एज क्रेटर। इसको कहा जाता है क्रेटर। क्रेटर इज द ओपनिंग, द माउथ ऑफ वोल्केनो, ठीक है, उसको आप क्रेटर कहते हैं। और जब ये आपका इस तरीके से बाहर आता है, मोल्टन लावा, दिस इज मोल्टन, ठीक है, मोल्टन लावा। मोल्टन लावा जब आपका बाहर आएगा, पिघला हुआ लावा जब आपका बाहर आएगा अर्थ में, तो क्या होगा, ये जो है हॉट है, बहुत गर्म है। जो लावा है वो अर्थ के अंदर से बाहर आता है। देखिए अर्थ के अंदर से जो भी चीजें बाहर आती हैं दिस इज ड्यू टू अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं इंटरनल में, ठीक है। और उस प्रेशर की वजह से जो है आप देखते हैं कि कभी कहीं कुछ होता है, कभी कहीं कुछ होता है। उसमें से एक चीज़ आपका है वोल्केनिक इरप्शन। तो ये जब लावा बाहर आता है तो ये बहुत गर्म होता है, जब ये बाहर आता है तो बाहर ये ठंडा हो जाता है। देखिए जाहिर सी बात है कि जितना टेम्परेचर अर्थ के अंदर है बाहर उतना नहीं है, तो बाहर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये ठंडा हो जाता है। और जब सडनली कोई चीज़ गर्म से ठंडे की तरफ आती है तो क्या होगा, कुछ उसमें चेंजेस आएंगे, कुछ फिजिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये जब बाहर आता है तो ये जम जाता है, और ये जमता है तो ये आता है इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। ये आपको रॉक्स, पत्थरों के फॉर्म में आपको लावा जो है बाहर गिरेगा, ठीक है। और ये गिरेगा कौन से रॉक के फॉर्म में, ये गिरेगा इग्नियस रॉक के फॉर्म में, ठीक है। इग्नियस रॉक जो सबसे पहला रॉक बनता है दैट इज इग्नियस, और इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी रॉक। प्राइमरी इज फर्स्ट, सबसे पहले जो होता है दैट इज प्राइमरी, उसके बाद जो बनेगा दैट इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी रॉक बनेगा यानी इग्नियस रॉक बनेगा। और रॉक थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि रॉक अभी टॉपिक चल नहीं रहा है। सेडिमेंट्री रॉक या आपका जो मेटामॉर्फ है यानी मेटामॉर्फिक रॉक जिसको आप कहते हैं, वो जो है बनते हैं आपके इग्नियस रॉक से। सेडिमेंट्री आर बेसिकली द रॉक्स जिसमें आपको सेडिमेंट मिले, सेडिमेंट इज मिनरल्स मिले। सेडिमेंट्री रॉक्स में ही आपको मिनरल्स मिलेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से रॉक में मिनरल पाया जाएगा तो द आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और किसी में आपको मिनरल नहीं मिल सकता। सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे, मान लीजिए इग्नियस रॉक है, इसके ऊपर एक एनिमल की डेथ हुई, वो उस पर गिरा, ठीक है। वेदरिंग के बाद उसमें क्या होगा, आपका मिनरल्स पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि एनिमल जो है वो आज मरा और कल सुबह जाके आपने उससे जो है मिनरल्स कलेक्ट कर लिए। बहुत साल लगते हैं, बहुत ईयर्स लगते हैं इस सारे प्रोसेस में। तो सारे जो रॉक है वो कन्वर्ट होके इग्नियस से ही आते हैं, ठीक है। रेडी, चाहे आपका सेडिमेंट्री रॉक है, चाहे आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। रॉक जो है आपका यहाँ से मेटामॉर्फ भी बन सकता है, सेडिमेंट्री भी बन सकता है, ठीक है। और जो मेटामॉर्फ है वो सेडिमेंट्री से भी आ सकता है और इग्नियस से भी डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्राइमरी रॉक इज योर इग्नियस रॉक। अब वापस आते हैं यहाँ पर, लावा आया, ठंडा हुआ, पत्थर बना, पत्थर बनने के बाद क्या हुआ, विद वेदरिंग, टाइम के साथ जब वेदरिंग होगी तो ये फाइन पार्टिकल्स में टूटेगा ना पत्थर, छोटा 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 टूटेगा। एंड दिस फाइन पार्टिकल इज नोन एज ब्लैक सॉइल। और बड़ी उपजाऊ होती है ये मिट्टी, ठीक है। ये बहुत ही रिच होती है, इसमें बहुत अच्छे आपको मिनरल्स पाए जाएंगे क्रॉप के लिए, ठीक है, क्रॉप के लिए। तो ये जो है ब्लैक सॉइल बनेगी और इसीलिए हमारा जवाब होगा इसका ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, जो आपको ये ब्लैक सॉइल मिलेगी ये ज़्यादातर आपको मिलेगी ओशियंस के नज़दीक में। क्यों? क्योंकि जो आपका लावा है, जो आपका वोल्केनिक इरप्शन है, ये ज़्यादातर कहाँ होगा, ये जाहिर सी बात है ओशन में होगा। और जब ओशन में होगा तो मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाएगी, ब्लैक सॉइल आपकी पाई जाएगी ओशियंस के नज़दीक। तो कभी आपको कोई आंसर ना आए और ब्लैक सॉइल का ऑप्शन आए कि भाई बताइए इनमें से कहाँ आपको ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाई जाएगी,
तो आपने देखना है कि वो जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से नज़दीक जो है वो ओशियन के नज़दीक कौन है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपको मिल पाता है तो आप जो है इसका आंसर जो है बहुत ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ब्लैक सॉइल था, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दिस क्वेश्चन सेज व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ? तो देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल, इट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919, ठीक है। कहाँ हुआ ये हुआ है अमृतसर, नियर आपका गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल से बहुत नजदीक ये पार्क है जलियांवाला बाग जहां हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या था, बैसाखी के दिन लोग जमा हो रखे थे, ठीक है। बैसाखी के दिन लोग जमा हो रखे थे। स्टोरी है 1919 की। लॉर्ड हुआ करते थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि हु वाज द लॉर्ड ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो दिस इज योर आंसर। ये आपके लॉर्ड हुआ करते थे और जो यहाँ पर थे जिन्होंने कि ये पूरा कारनामा किया, ही वाज जनरल ओ डायर, ठीक है। यही वो आदमी था जिसने कि ये सारा जो है जलियांवाला बाग मैसेकर जो है समझ लीजिए इन्हीं का किया धरा है, ठीक है। हुआ क्या, 13 अप्रैल 1919 को लोग जो है जमा थे वहाँ बैसाखी मनाने के लिए। अब जो ये जनरल ओ डायर था इसने यहाँ लगा रखा था आर्मी एक्ट, ठीक है। इसने कहा भाई कोई भी यहाँ जमा नहीं होगा, ठीक है। अब जमा क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न था 1918 में। इसका जो जवाब आपको मिलेगा कि क्यों जमा नहीं होना है, दैट वाज 1918 में। 1917-18 के दौरान क्या आता है, एक एक्ट आता है विच वाज रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट आया। अब रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट को बोला गया ब्लैक लॉ, इसको काला कानून माना गया उस जमाने में, ठीक है। ब्लैक लॉ, काला कानून। जैसे आज भी होता है ना, गवर्नमेंट कोई लॉ बना देती है, लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए सेम चीज उस दौरान भी होती थी। लोग जो है प्रोटेस्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन ये जमा हो रखे थे। जमा इसलिए हो रखे थे, पंजाब के अंदर अमृतसर के अंदर ये हुआ था। यहाँ 2 लीडर्स को आपका अरेस्ट करा गया था। 2 लीडर्स थे, एक थे आपके डॉक्टर सैफुद्दीन, ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे आपके लीडर थे, ही वाज डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड मैं दूसरे लीडर का एक्चुअली नाम भूल रहा हूँ, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है दूसरे लीडर का। तो 2 लीडर थे, ये मैं अभी ड्यूरिंग मैराथन ही मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको इसका नाम बता दूंगा। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो है इनको अरेस्ट करा गया था अंडर रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ क्यों बोला गया, देखिए रॉलेट एक्ट में क्या था, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई रॉलेट एक्ट लाए थे ये 1918 में, और इस लॉ के अंदर में ये था कि किसी पर भी पुलिस को शक हो, यानी शक अगर शक के आधार पर जो है विदाउट कोर्ट ट्रायल, यानी कोर्ट ले जाने की जरूरत ही नहीं है, आप 2 साल तक के लिए अरेस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। आप किसी को भी उठा के 2 साल के लिए अंदर डाल दो और 2 साल बाद पता लगे कि भाई कोई केस ही नहीं था, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट था। और जाहिर सी बात है जो ऐसे आपके लॉ होते हैं इनको आप ब्लैक लॉ ही बोलेंगे भाई, ना कोई कुछ ट्रायल लेने की जरूरत है ना कुछ आपको किसी। तो ऐसे तो ये माना गया कि ऐसे तो वैसे ब्रिटिशर कितना अच्छा कर रहे थे भारत लोगों के साथ, है ना, बड़ा अच्छा ये बिहेव करते थे। तो इंडियंस को ये डर लगना जाहिर सी बात थी। इंडियंस को लगा कि भाई इसको तो अब जो है पुलिस वाले अपने पर्सनल कॉज में भी यूज कर लेंगे और अरेस्ट कर लेंगे, किसी को भी उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। और इन लोगों को भी इसी रॉलेट एक्ट के तहत जो है वो अंदर डाला गया था और इसीलिए जो है लोग वहां जमा हुए थे। अब ये बात जो है जनरल ओ डायर को अपने ईगो पे लग गई, उसने कहा कि अरे भाई ऐसे कैसे जमा हो गए, ठीक है। तो जमा होना जो है वो लोगों का राइट है, ये आपको समझना होगा कि प्रोटेस्ट करना जो है राइट है, ठीक है। जैसे अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था तो राइट है ना लोगों का, हालांकि वहाँ बहुत कुछ हो गया, बहुत ऐसी चीजें भी हो गई जो नहीं होना चाहिए, बट राइट है ये, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स तो राइट देने में कोई बिलीव करते थे नहीं, तो इन्होंने क्या करा, जनरल ओ डायर ने जो 2 एंट्री थी आपकी
जलियांवाला बाग की, वो जो है बंद करी और ओपन फायर कर दिया इनोसेंट लोगों पे, ओपन फायर, ठीक है, गोलियां वहां चला दी गई। बहुत सारे लोग गोलियों से मरे और उससे ज़्यादा जो लोग मरे कुएं में कूद कर मरे, क्योंकि जब लोगों को जो है जान बचाने के लिए कुछ नहीं मिला तो लोग क्या है, उस जो कुआं था वहाँ उस पार्क के अंदर उसमें कूदे, और जब लोग वहाँ कूदते रहे तो लोगों का दब कर घुटन से जो मौत हुई है वो ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो ये था आपका जलियांवाला बाग, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है। गांधी जी ने कॉल दिया था डू और डाई, ठीक है, इन्होंने कहा था भाई करो या मरो, डू और डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तौर पे चला है, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस, क्या होता है सिविल डिसोबीडियंस का मतलब? देखिए सिविल का मतलब होता है, आप समझ लीजिए इंडिविजुअल, ठीक है, और डिसओबे आपको पता है ओबे ना करना। ओबे का मतलब क्या होता है? किसी की आज्ञा का पालन करना। डिसओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञा का पालन नहीं करना। तो देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपको समझना होगा कि सिविल मतलब इंडिविजुअल तौर पे, यानी जितने लीडर्स थे वो अपने अपने रीजन में इंडिविजुअल तौर पे सत्याग्रह कर रहे थे। गांधी जी ने भी करा था, और गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो क्या था? सॉल्ट मार्च, ठीक है, सॉल्ट मार्च गांधी की तरफ से था। उसके अलावा जो बाकी लोगों की तरफ से था, अलग अलग तरीके से सब लोग अपना क्या कर रहे थे? विरोध को जाहिर कर रहे थे। और बोला गया, अभी यहाँ पर बोला गया, जो कांग्रेस का यहाँ पर आपका मीटिंग हुआ उसमें बात हुई कि भाई अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर शुरू हुआ तो उसके बाद कुछ ही दिनों में सारे जो लीडर्स थे उनको जेल के अंदर पटक दिया गया, सब लोगों को जेल में रख दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ये मूवमेंट चलता रहा, क्योंकि पूरे देश के लोग जो है इकट्ठा होकर इस मूवमेंट को चला रहे थे, ठीक है। तो ये हुआ है आपका 1942 को। अब है क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस कॉल फॉर दिल्ली चलो मूवमेंट। दिल्ली चलो जो मूवमेंट था, सुभाष चंद्र बोस ने जो दिल्ली चलो कहा था, कौन से देश से इन्होंने ये बात बोली थी? ठीक है, तो इन्होंने ये बात बोली थी सिंगापुर से, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये है इन विच ईयर डिड गांधी जी कम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी कौन से ईयर में साउथ अफ्रीका से भारत देश वापस आए? देन द आंसर इज दिस 1915। डेट वाज 9 जैन 1915 इज द आंसर। और 9 जैन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 9 जैन को आपका मनाया जाता है NRI डे, NRI डे, ठीक है। एंड द क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूं इसे प्लीज आप बताएं कि NRI का फुल फॉर्म क्या है? NRI का फुल फॉर्म क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, इसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टू ओशियन, ठीक है। कौन से दो ओशियन से आपकी जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, देखिए आपको समझनी होगी कि 180 डिग्री मेरिडियन जो है, 180 डिग्री मेरिडियन को आप कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे आप कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन इसको कहा जाता है। जो 180 डिग्री मेरिडियन है आपका, उसको आप इंटरनेशनल डेट लाइन कंसीडर करते हैं। ये कौन से दो ओशियन से गुजरती है? तो चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशियन से आपकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो गुजरती है। और अगर आपको इंटरनेशनल डेट लाइन, ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है, अगर आप ईस्ट की तरफ जाएं, अगर आप ईस्ट की तरफ जाएं तो क्या होगा? आपका 1 डे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप
वेस्ट से आ रहे हैं, ठीक है, आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ अगर आप मान लीजिए यहाँ ट्यूसडे और आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ मंडे मिलेगा आपको, समझ रहे हैं आप? ट्यूसडे से अगर आप ईस्ट की तरफ आएंगे यहाँ आपको मंडे मिलेगा। और अगर आप ऐसे जा रहे हैं, यानी अगर आपने कहा आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, तो आपका 1 डे ऐड हो जाएगा, एक दिन आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगेन अगर यहाँ ट्यूसडे है, यहाँ वेंसडे हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको ये समझना होगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन, एक मैंने आपको आंसर बता दिया कि ये आंसर है जहाँ से गुजरती है। दूसरा मैंने आपको मेरिडियन का आंसर दिया है कि अगर देखिए आ गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो तो 180 डिग्री है, ठीक है, ये आपको समझना होगा। और तीसरा मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से जब ईस्ट की तरफ आएंगे, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगे, तो आपका एक दिन जो है क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका एक दिन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी आप निकलेंगे ट्यूसडे को और पहुंचेंगे वेंसडे को, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका एक दिन गायब, आप बोले करे एक दिन कम कैसे हो गया? अगला क्वेश्चन है द नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नेत्रवली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर इज गोवा, ठीक है। हाँ, गोवा से याद आया, जो मैंने आपको ड्यूरिंग जलियांवाला बाग कहा था, आपको मैंने जलियांवाला बाग के दौरान कहा था, वो दूसरा नाम था डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। दो लीडर हो गए, एक हो गए सत्यपाल और एक हो गए सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। अभी आया था 1-2 क्वेश्चन पहले, प्लीज़ आप स्क्रॉल करके देख लेंगे। 2 यहाँ पर नाम है, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहे थे, अब ये मैं आंसर आपको दे चुका हूँ, ठीक है। द हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? द हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आंसर इज गोल्फ, इसका आंसर है गोल्फ, ठीक है। मैं लास्ट उसमें भी कहा था कि जो टूर्नामेंट होते हैं भारत देश के अंदर में डिफरेंट स्पोर्ट्स में, प्लीज़ उसको आप एक बार देखिए। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 18 सेज विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोडा? ठीक है, तो ब्लैक पगोडा कौन से टेम्पल को कहा जाता है? तो ब्लैक पगोडा कहा जाता है आपके सन टेम्पल कोणार्क में, जो कि है आपका उड़ीसा के अंदर, ठीक है। उड़ीसा में ये है सन टेम्पल कोणार्क, इसको आप ब्लैक पगोडा कहते हैं बिकॉज दिस टेम्पल इज मेड अप ऑफ ब्लैक मार्बल्स, ये काले स्टोन से बना हुआ है, इसलिए इसको आप ब्लैक पगोडा कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पुरी, ये भी उड़ीसा में है, और इसको आप कहते हैं व्हाइट पगोडा, ठीक है। इसको आप व्हाइट पगोडा कहते हैं, जैसे वो ब्लैक मार्बल से बना है ब्लैक पगोडा, ये व्हाइट मार्बल से बना है, इसको आप व्हाइट पगोडा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर, तो ये है आपका तमिलनाडु के अंदर, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। और ऑप्शन डी मीनाक्षी टेम्पल मदुराई, क्वाइट फेमस टेम्पल है, ये भी है आपका तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये दोनों ही टेम्पल आपके तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। तो सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है, बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन आ गई तो तंजौर, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है, ये भी उड़ीसा में आता है, और मीनाक्षी टेम्पल मदुराई जो है ये भी तमिलनाडु के अंदर आता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है कुंभन, दैट इज कंबन ऑल्सो, कंबन भी इसको कहा जाता है, कुंभन भी कहा जाता है, कुंभम, ठीक है, दिस इज कुंभम। कंबन वैली, द मोस्ट फर्टाइल वैली इन साउथ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? साउथ इंडिया की जो मोस्ट फर्टाइल वैली के तौर पे जाना जाता है इस वैली को, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपके तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, और ये बहुत फर्टाइल है। और यहाँ फेमस क्या है? यहाँ फेमस है ग्रेप्स, यहाँ ग्रेप्स पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रेप्स यहाँ बहुत होते हैं। और एक खास बात है, यहाँ पूरे साल आपको ग्रेप्स होते हुए दिखेंगे, ठीक है। हालांकि क्या होगा, कई जगह होते हैं ग्रेप्स लेकिन सीजनल होते हैं, ठीक है,
कभी होंगे कभी नहीं होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको राउंड द ईयर आपको यहाँ पर जो है ग्रेप्स का जो है कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पीपल बिलोंगिंग टू द सहरिया ट्राइब आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, ठीक है, जो आपके सहरिया ट्राइब के लोग हैं ये आपको कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सहरिया ट्राइब 2 स्टेट्स में पाई जाती है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है दैट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा आपको सहरिया ट्राइब जो है राजस्थान के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है, राजस्थान के अंदर भी आपको मिलेंगे। और दूसरी चीज़ आपको ये समझनी होगी कि भारत देश के अंदर में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं। तो हर स्टेट के जितने आपके जो आपके डोमिनेंट ट्राइब हैं यानी जो ज़्यादा पाए जाते हैं जिस स्टेट के, वो प्लीज़ आप याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके उड़ीसा की तो यहाँ पाए जाते हैं गोंड और संथल, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर आपका पाया जाएगा भिल पाया जाएगा, आपका गोंड पाया जाएगा। आप झारखंड के बारे में अगर बात करें तो अगेन यहाँ संथल ट्राइब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ मुंडा ट्राइब, ठीक है। तो देखिए भारत देश जो है वो ट्राइबल नेशन है, यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स हैं और डिफरेंट ट्राइब। तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो ट्राइब्स याद रखनी होगी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो उड़ीसा का मैंने आपको बता दी 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब, गोंड और संथल। मध्य प्रदेश में राजस्थान में बता चुका हूँ सहरिया ट्राइब है। महाराष्ट्र के अंदर भील और गोंड आपको देखने को मिलेगा और झारखंड के अंदर आपको संथल और मुंडा ट्राइब देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसको प्लीज़ सेव करके या नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सेव रखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ, सेक्रेड इज पवित्र, पवित्र देखिए हर धर्म के अंदर किताबें हैं, ठीक है, हर धर्म में किताबें हैं। उसी तरीके से जो त्रिपिटकास है वो भी एक धर्म की पुस्तक है जिसमें कि किसी धर्म के बारे में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए हिंदू धर्म में आपको वेद मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसी तरीके से त्रिपिटकास जो है कौन से धर्म में मिलता है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट जो धर्म है, जो बुद्धिज़्म है, उसमें आपको त्रिपिटकास मिलते हैं। और इम्पोर्टेंट तौर पे अगर मैं बात करूं तो 3 यहाँ पर हैं, ठीक है। एक है आपका विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है, थोड़ा मैं इसको आपका नंबर 1 है विनय पिटक, ठीक है। नंबर 2 है सूत पिटक और नंबर 3 है अभिधाम पिटक, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 बता दिए जो त्रिपिटकास आए थे, तो यही वो त्रिपिटकास हैं, ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधाम पिटक, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। दिस सेज द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन विच कंट्रीज, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन जो है कौन से देशों के बीच में आपको बाउंड्री जो है वो रेड क्लिफ जो है नाम से जानी जाती है, तो आंसर इज इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा इंडिया एंड बांग्लादेश ऑल्सो, ठीक है। वाई इंडियन बांग्लादेश, हालांकि इंडियन पाकिस्तान ही इसका जो आंसर है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसकी डिटेल के बारे में बात करूं तो दिस इज बिटवीन इंडियन पाकिस्तान एंड बिटवीन इंडियन बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश वाज ईस्ट पाकिस्तान, है ना, ये पहले पाकिस्तान ही था। 2 पाकिस्तान थे ना, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। और ये रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, आपको 15 अगस्त याद रखना है। देखिए 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिली, भारत जो है इंडिपेंडेंट हुआ। और उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को ये लाइन जो है ड्रॉ करी गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान बोथ, ठीक है।
17 अगस्त आपको डेट याद रखनी, ठीक है। अब मैं इंडिया एंड चाइना के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो लाइन कंट्रोल करती है वो करती है LAC। हालांकि यहाँ पर एक लाइन भी है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जरूर आपने सुना होगा कि मैकमोहन लाइन जो है वो किसके बीच में है, तो मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बट जो है ये शिमला में एक एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ ये मैकमोहन लाइन जो है डिक्लेयर करी गई थी, बट चाइना उसको मानता नहीं है। इंडिया मानता है लेकिन चाइना नहीं मानता, ठीक है। तो LAC है यहाँ पर सही जवाब, ठीक है। तो LAC आया किसके बीच में, तो इंडिया एंड चाइना। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन मैकमोहन का आता है तो मैकमोहन जो है वो इंडिया एंड चाइना के बीच में ही है, ठीक है। उनके मानने न मानने से कुछ नहीं होता, वो है बीच में। अच्छा, इंडियन म्यांमार, इंडियन अफगानिस्तान ऐसे कुछ बाउंड्रीज नहीं है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन है जिसको आप कहते हैं डूरंड लाइन, डूरंड, ठीक है। डूरंड इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में जो है डूरंड लाइन है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, आप इसे समझ लें सही तरीके से। ये है क्वेश्चन नंबर 23। दिस सेज व्हिच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडिजिनियसली। इंडिजिनियसली यानी भारत ने ये जो है अपने बलबूते पे बनाई, यानी सारी चीजें यहाँ क्या है भारतीय लगी हुई, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एटॉमिक पावर स्टेशन है, दिस इज कल्पकम, ठीक है, विच इज इन तमिलनाडु। दिस इज इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के अंदर में है और यही है भारत का फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड एटॉमिक पावर स्टेशन। Moving on to question number next, which is question number 24. This says in which hemisphere India is। कौन से हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर इज स्फीयर होता है बॉल, समझ लीजिए आप। तो अर्थ इज लाइक अ बॉल, और इसे अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो दिस इज बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे आंसर है नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और वेस्टर्न। द आंसर इज नॉर्थ। और अगर मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो इंडिया इज इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में भारत जो है वो प्रिसाइज लोकेशन है। तो अगर आपका कुछ भी ऐसे ऑप्शन रहा, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दोनों आ गए तो देखो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। एग्जामिनर जो है इस तरीके से क्वेश्चन नहीं फ्रेम करेगा कभी भी। लेकिन अगर उसे प्रिसाइज लोकेशन जाननी होगी तो वो डाल देगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कुछ भी डाल सकता है। तो अगर इस तरीके से आता है तो द आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। बट अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जानना है तो नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत पड़ता है दुनिया का। अगर हम दो हिस्से कर दें, बीच में से कट कर दें दुनिया को, तो जो है नॉर्थ और साउथ में बट जाएगा दो हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ में जो है वो भारत देश लोकेटेड है। दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से ये आखिरी क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्री ऑफ कैनाल्स। कंट्री ऑफ कैनाल्स किसको कहते हैं? तो हमारा बड़ा प्यारा एक पड़ोसी है जिसके साथ हमारे रिश्ते बड़े ही अच्छे हैं, ठीक है। हम बड़ा शांति से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, ठीक है। उसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। बड़ी शांति है ना, लड़ाइयाँ जो है करी नहीं है हमने इनके साथ, एक भी लड़ाई नहीं हुई। तो इससे ज़्यादा शांत पड़ोसी कहाँ मिलेगा? तो पाकिस्तान है। जो कंट्री ऑफ कैनाल्स है वो है पाकिस्तान। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी लोग कंटिन्यू करेंगे मैराथन। उम्मीद करते हैं आप एंजॉय कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू। तो अब हम अपना साइंस का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस फाउंड इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है मीथेन, थर्ड ऑप्शन है वाटर वेपर, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है।
मीथेन भी हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर नाइट्रस ऑक्साइड पूछा जाता जिसका फॉर्मूला है N2O, तो ये हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, जो कोरोना वायरस है वो कैसे ट्रांसमिट होता है। फर्स्ट, व्हेन अ पर्सन sneezes or cough, droplets spread in the air or fall on the ground and nearby surfaces। जब भी कोई पर्सन छींकता है तो उसके वजह से जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो या तो एयर में चले जाते हैं या फिर कोई भी सामने जो रखी हुई सरफेस होती है, कोई भी जो सामने चीजें होती है उसमें चले जाते हैं, ठीक है। सेकंड है, इफ अनदर पर्सन इज नियर बाय एंड इनहेल्स द ड्रॉपलेट्स और टचेस दीज सरफेसेस एंड फर्दर टचेस हिज फेस, आईज और माउथ, ही और शी कैन गेट एन इन्फेक्शन। तो जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है और उसके सामने कोई दूसरा हेल्दी पर्सन होता है, तो जब वो स्नीज करता है तो उसके वजह से जो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स हेल्दी पर्सन में या तो एयर के थ्रू फैल जाते हैं या फिर सरफेस पे रहते हैं। और सरफेस पे अगर हेल्दी पर्सन अपने हाथ से टच करता है और फिर अपने फेस पे छूता है या फेस को छूता है तो उस पे क्या होता है कि वो सारे के सारे वायरस ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड है, इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, या तो कोरोना वायरस तब फैलता है जब डिस्टेंस जो है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन का वो 1 मीटर से कम है। और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि इसके जो तीनों ही ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जो कोरोना वायरस होता है वो तब फैलता है जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, छींकता है और उसके वजह से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं या तो वो एयर में फैल जाते हैं या फिर क्या है किसी भी सरफेस पे चले जाते हैं। और एयर से या तो वो हेल्दी पर्सन में डायरेक्टली जाएंगे या फिर जो हेल्दी पर्सन होगा जब वो उन इन्फेक्टेड सरफेस को टच करेगा और अपने फेस पे अपने हाथ को लगाएगा तो क्या है उसके वजह से वो क्या है इजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं वायरस, ठीक है। और तीसरा बोला गया था कि डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है 1 मीटर से, तो हमें पता है कि इजिली वायरस क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेजर्ड बाय अ बैरोमीटर। तो जो बैरोमीटर होता है वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर रेन गलत हो गया, विंड स्पीड गलत हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही हो गया और टेम्परेचर गलत हो गया। नेक्स्ट है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो 70% किस चीज से मिलके बनी होती है। तो हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है वो 70% वाटर से मिलके बनी होती है। इवन जो भी कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसमें भी वाटर ही प्रेजेंट होता है। तो बोन्स तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर, वाटर क्या है इसका सही आंसर है। ब्लड गलत है, मसल्स गलत, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ ग्लास। ग्लास जो होता है वो किस चीज से मिलके बना होता है। फर्स्ट है बोरैक्स, सेकंड है इप्सम, थर्ड है सिलिका, फोर्थ है सोडा ऐश। तो जो ग्लास होता है, ग्लास का जो मेन कंपोनेंट होता है वो है सिलिका। तो इसका आंसर क्या है सिलिका, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गन प्यूरिफाई आवर ब्लड। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। सबसे पहले है स्प्लीन, सेकंड है किडनी, थर्ड है लीवर, फोर्थ है हार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्प्लीन है, स्प्लीन हमारे जो ब्लड सेल्स होता है उनको स्टोर करने का काम करता है। तो फर्स्ट क्या है स्प्लीन, स्प्लीन क्या करता है ब्लड सेल्स को स्टोर करता है, ब्लड सेल्स को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ अ ब्लड सेल्स, ठीक है। किडनी, किडनी जो है वो हमारे ब्लड से क्या करती है यूरिन को फिल्टर आउट करती है, ठीक है, यूरिन को फिल्टर आउट करती है।
नेक्स्ट है लीवर। लीवर जो है ये बाइल का फॉर्मेशन करता है, बाइल पिगमेंट का, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा हार्ट। तो हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा हार्ट, ठीक है, प्यूरिफाई आवर ब्लड। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील इज एन। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, एलॉय है, नोटा। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो एलिमेंट, सबसे पहले हमें पता है कि जो स्टील, स्टेनलेस स्टील है वो एलिमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि एलिमेंट जो है वो सिंगल, किसी भी सिंगल पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना। तो एलिमेंट का एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, है ना। तो ये तो एलिमेंट नहीं है। दूसरा, ये कंपाउंड भी नहीं है। ये क्या है, हमारा एलॉय है। एलॉय क्या होता है, एलॉय एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो स्टेनलेस स्टील होता है इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम, ठीक है। इसके क्या है कंपोनेंट्स, आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम। तो ये क्या है, एक एलॉय है। एलॉय मीन्स जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। नोटा, तो इसका आंसर गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा Which of the following crops help in fixing nitrogen fixation? अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स। और इन प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जो इनकी रूट्स होती हैं, ठीक है, इनकी जो रूट्स होती है ना, इनकी रूट्स में क्या है कि नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा गांठें प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये नोड्यूल्स क्या होते हैं, एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उस नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं और प्लांट्स को देते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं और किसको दे देते हैं, हमारे प्लांट्स को दे देते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अब एक बात याद रखना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है ना जो क्रॉप्स, उनमें क्या होता है, पॉड प्रेजेंट होती है। पॉड मतलब होता है फली। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा जो उसका क्या है, फ्रूट होता है या फिर जो सीड होता है ना, मेनली सीड जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, पॉड में प्रेजेंट होता है। तो देखो राइस, तो राइस तो इसका आंसर गलत हो गया, मेज इसका आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट है वीट, वीट भी इसका आंसर गलत है। लेकिन जो ग्रीन पीस होती है, ग्रीन पीस कैसी होती है, पॉड वाली होती है। तो इसका आंसर क्या है, ग्रीन पीस, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज द। अच्छा, ह्यूमन बॉडी जो है उसमें जो सबसे लंबी बोन होती है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ये, इसे हम बोलते हैं हमारी बैकबोन, ठीक है। तो बैकबोन बड़ी बोन नहीं होती है, इससे भी बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी में। रेडियस अल्ना, ठीक है, रेडियस अल्ना जो है ये हमारी हाथ की बोन होती है, ठीक है, ये हैंड में प्रेजेंट होती है। और रिब केज, रिब केज आप लोगों को पता है जो हमारी क्या है, लंग्स है। लंग्स को जो प्रोटेक्ट करता है, जो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है उसे हम क्या कह देते हैं, रिब केज कह देते हैं, है ना। तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने का रिब केज। लेकिन जो फीमर होती है, फीमर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी थाई में प्रेजेंट होती है। और इसी यही जो बोन होती है ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी की, फीमर। और ये फीमर कौन सी बोन है, हमारी थाई की बोन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू द एनर्जी। फर्स्ट है थर्मल, सेकंड है काइनेटिक, थर्ड है केमिकल और फोर्थ है फिजिकल। अच्छा, तो जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए लाइट लेते हैं, सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं। लेकिन वो सोलर एनर्जी बाद में क्या है, कन्वर्ट हो जाती है दूसरी एनर्जी में। तो वो कौन सी एनर्जी होती है, तो देखो
कभी भी क्या होता है कि जब खाना बन जाता है प्लांट्स में, तो जब खाना बन जाता है ना, तो वो किस फॉर्म में बनता है? वो बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में, या फिर स्टार्च बोल देते हैं। ठीक है, अब जब ये स्टार्च की फॉर्म में बनता है या फिर ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, तो क्या है, ये जो फूड होता है वो वहां पे स्टोर हुआ रहता है, और जब ये स्टोर हो जाता है तो ये किस एनर्जी में स्टोर होता है? ये होता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है? हमारी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, थर्मल एनर्जी नहीं होगा क्योंकि हीट एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ लगेगी? मूविंग के लिए कोई भी एनर्जी हमें वहां पे नहीं चाहिए, फिजिकल एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब भी हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा लेग होता है, हमारे लेग में क्रैम्प्स आ जाती हैं। इसका रीजन, अच्छा, क्रैम्प्स आती है तो क्रैम्प्स जो है वो किसके वजह से आती है? फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से, सेकंड है लैक्टिक एसिड के वजह से, थर्ड है अल्कोहल के वजह से, और डी है वाटर के वजह से। अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ा सा रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में फूड जाता है और वो फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या है, CO2 रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है और H2 रिलीज होती है। मतलब हमारी बॉडी को, जब भी हमारी बॉडी में क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? हमारे फूड के ब्रेकडाउन से, और हमारे फूड का ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते टाइम हमारी जो बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जब कमी होगी, लेकिन हमें क्या है, एनर्जी की नीड होगी, तो हमारी जो बॉडी है वो फूड का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देती है, लेकिन किसकी एब्सेंस में करती है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो उस टाइम पे एनर्जी के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो होता है लैक्टिक एसिड, और जब वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसके वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, तो क्यों होता है ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है एक्सरसाइज करते टाइम, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जिसकी वजह से एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन एनर्जी के अलावा एक और सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें क्या होता है, CO2 प्लस वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, मींस जब भी हम क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को लेते हैं और उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, है ना। क्लोरोफिल चाहिए होता है और साथ में सनलाइट चाहिए होती है, तो जो फॉर्मेशन होता है वो किस चीज का होता है? ग्लूकोज का होता है। ठीक है, साथ में क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ट्रांसपिरेशन तो बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में जो वाटर है वो प्लांट की बॉडी से रिलीज होता है वाटर वेपर की फॉर्म में। ठीक है, एक्सक्रीशन में क्या है, वाटर यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, अब है डेंगू इज कॉज्ड बाय। डेंगू जो है वो किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया के वजह से, वायरस के वजह से, फंगस के वजह से, कि पॉल्यूशन के वजह से? तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो है वो है हमारे वायरस के वजह से। ठीक है, किसके वजह से होता है? वायरस के वजह से। लेकिन इसके अलावा एक और डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं मलेरिया। कभी पूछ लिया जाता है कि जो मलेरिया है वो किसके वजह से होता है, तो जो मलेरिया होता है ना वो प्रोटोजोआ के वजह से होता है, लेकिन जो
डेंगू होता है वो वायरस के वजह से होता है। तो आप लोगों को ये दोनों चीजें याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द किडनी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, लंग्स। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि जो बाइल जूस होता है वो कहाँ बनता है? किडनी में बनता है। तो किडनी में तो हमें पता है कि जो हमारा ब्लड है उससे क्या है, यूरिन फिल्टर आउट होती है ना। तो किडनी में क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है लीवर। यस, लीवर जो है वो बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये बाइल जूस अगर पूछा जाता है कि स्टोर कहाँ होता है तो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स हमारी बॉडी में या फिर हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, CO2 को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन इज। जो प्लांट होता है, प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है? फर्स्ट है लीव्स, सेकंड है फ्लावर, थर्ड है स्टेम, डी है रूट्स। तो हमें पता है कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है वो क्या है, फ्लावर है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट जिसे क्या बोलते हैं हम, स्टैमेन कहते हैं, और फीमेल गैमेट जिसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल प्रेजेंट होता है। और जब भी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन। मींस किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना, ठीक है, या फिर यंग वंस का फॉर्मेशन होना। तो जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, तभी न्यू चीज बनती है, ठीक है, न्यू। अच्छा, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट का नाम था पिस्टिल। अच्छा, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट प्लेस एज अ इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन इज। प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फर्स्ट है लीव्स, सेकंड है फ्लावर, थर्ड है स्टेम और डी है रूट। तो हमें पता है कि जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है वो है फ्लावर। क्यों? क्योंकि फ्लावर जो है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, अब बाकी की मैराथन कंटिन्यू होगी। थैंक यू। Our next question is, what is the unit of electric current? ऑप्शन है हमारे पास कूलम, वॉट, एम्पियर और वोल्ट। तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आप किस यूनिट से मेजर करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करेंगे ऑप्शन सी, एम्पियर से। और भी ऑप्शंस को हम देखते हैं। जो कूलम होती है वो किसकी यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है। जो हमारे पास चार्ज होते हैं उसकी यूनिट क्या है, कूलम होती है। वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है। तो अगर पावर की यूनिट पूछी जाए तो आप वॉट बोलेंगे। और वोल्ट किसकी है, वोल्ट आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पास पेपर में कुछ भी बोला जा सकता है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, तो हमें सब पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर्स द मोस्ट। यानी इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। मोस्ट बोला है कि स्कैटर द मोस्ट। तो ऑप्शन ए में बोला है ब्लू कलर, वॉयलेट, रेड और वाइट। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, वॉयलेट कलर। वायलेट कलर क्या होता है, उसकी वेवलेंथ कम होती है, उसके कारण वो क्या होता है, वो स्कैटर कम होता है।
तो स्कैटरिंग के लिए आपको याद रखनी, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ जिसकी मिनिमम होगी, उसकी स्कैटरिंग जो होगी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती है, तो इसलिए वो स्कैटर ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे पास जो मोस्ट स्कैटर करेगी वो कौन सी लाइट होगी? वॉयलेट लाइट होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर। गैल्वेनोमीटर आपके पास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं किस चीज को मेजर करने के लिए? ऑप्शन ए में बोला है इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट हाउस या हीट रेडिएशन। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट करता है, लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? ये क्या करेगा? स्मॉल या मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट को मेजर करता है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर बोल रहे हैं, नहीं इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। लेकिन आपको याद रखना है जो गैल्वेनोमीटर होता है वो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। हमारे पास अगर हमें ज़्यादा में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना होता है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल और मिनिमम करंट को मेजर करता है। अगर हम और ऑप्शन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर का अपना एक अलग इंस्ट्रूमेंट होगा, उसमें गैल्वेनोमीटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 45 है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हैं और बोला है कि इसमें से कौन सा डिवाइस जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया है जनरेटर, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर। तो इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो हमें याद रखना है कि साउंड जो होती है, रिजल्ट में साउंड किस वाले इंस्ट्रूमेंट में मिलेगा? तो ऑप्शन डी लाउड स्पीकर है आपका, क्योंकि आपको जो रिजल्ट होता है लाउड स्पीकर में वो साउंड आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? लाउड स्पीकर। अगर हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो जनरेटर में क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जो होती है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑप्शन बी में स्टीम इंजन देखेंगे तो स्टीम इंजन जो होती है वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। उसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इलेक्ट्रिक मोटर भी क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा साउंड एनर्जी में, आपका है ऑप्शन डी, लाउड स्पीकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ साउंड इज। साउंड की यूनिट क्या होती है? साउंड की, आप साउंड को जब मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट क्या यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है हर्ट्ज, ऑप्शन बी बोला है वेव नंबर, ऑप्शन सी है डेसिबल और ऑप्शन डी आपके पास सेंटीमीटर। तो हम साउंड को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? डेसिबल का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है कि साउंड को हम यूज करते हैं, साउंड के लिए हम साउंड के मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज होता है डेसिबल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज अबाउट ऑफ द अर्थ। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून में वो अर्थ के कंपैरिजन में कितना होता है? तो हमें याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ के कंपैरिजन में वो 1/6 होता है। यानी अगर आप 1/6 का मतलब क्या है कि अगर ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ पे 6 यूनिट है तो जो मून होता है उसमें वो 1 यूनिट का होगा। यानी अगर अर्थ में 6 यूनिट का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है तो अर्थ में जो मून होगा उसमें 1 यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्ट करेगा। तो हमें इस तरह से कंपेयर करने के लिए भी दिया जा सकता है कि ग्रेविटेशनल पुल मून का अर्थ से कितना होता है। तो हमें याद रखना है 1/6 टाइम्स होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि मून में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अर्थ? तो इसके पास इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि जो मून का मास होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अर्थ, इसलिए ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो मून में कम होता है एज कम्पेयर टू अर्थ।
तो इसका आंसर होगा 1/6। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव, यानी साउंड वेव को, अच्छा इस बार आपके पास साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूनिट पूछा है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि साउंड की यूनिट क्या है, इसमें साउंड की यूनिट नहीं पूछी है, साउंड को जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड वेव की उसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, मीटर या हर्ट्ज। तो हमें याद रखनी फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए हम यूनिट का यूज करते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज का यूज करेंगे। तो कहाँ पे ऑप्शन डी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि साउंड वेव में एक टाइम पीरियड में कितनी ऑसिलेशन होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और उसको हम मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं हर्ट्ज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल प्रोड्यूसेस करंट। सेल जो होता है उसमें करंट होता है, क्योंकि सेल आप किस लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक चीजों को चलाने के लिए यूज करते हैं। तो सेल का जब हम यूज करते हैं तो वो उसमें कौन सा टाइप का करंट प्रोड्यूस करता है। तो हमें याद रखना है जो करंट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। तो ये दो टाइप्स के आपके पास करंट होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है, ऑल्टरनेट, उसके नाम में ही लिखा है ऑल्टरनेट, यानी चेंज होती रहती है। डायरेक्ट करंट में जो डायरेक्शन होती है वो चेंज नहीं होती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में आया है कि जो सेल होता है उसमें कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है। तो सेल में आपके पास कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एसी करंट इसमें होगा नहीं, और एसी और डीसी दोनों इसमें एक साथ नहीं फ्लो कर सकते। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूजेस डैश ऑफ मूविंग वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में मूविंग वाटर की क्या यूज की जाती है। तो ऑप्शन ए में बोला है हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट में है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें याद रखना है कि जो मूविंग वाटर होता है उसमें आपको कौन सी एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी का यूज कर ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू। अब नेक्स्ट हफ्ते मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। हेलो, जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी इज डेजिग्नेटेड टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, देखिए बात की जाए अगर कॉमनवेल्थ जो गेम्स आपके स्टार्ट हुए थे वो आपके स्टार्ट हुए थे 1930 में। ठीक है, जो कि हुए थे आपके हैमिल्टन, ये कहाँ है, ये है कनाडा में। ठीक है, और उसके बाद यानी इंडिया आपका पार्टिसिपेट करता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल। इंडिया पार्टिसिपेट करता है आपके सेकंड आपके कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी जो आपके हुए थे 1934 में। तो देखिए जो 2026 का आपको कॉमनवेल्थ गेम देखने को मिला वो ऑप्शन से देखते हैं। तो देखिए विक्टोरिया की बात की जाए तो विक्टोरिया में पहले क्या होना था, कॉमनवेल्थ गेम होना था, पर लैक ऑफ फंड की वजह से इसे क्या किया, इसे शिफ्ट किया गया ग्लासगो स्कॉटलैंड। यानी बात की जाए ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपका 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात की जाए 2030 में आपका कॉमनवेल्थ गेम होगा वो आपका होगा इंडिया में, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए जो 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो स्पेशल क्यों है, क्यों ये भारत में होस्ट हो रहे हैं या इंडिया ही नहीं होस्ट कर रहा है, नहीं, इसका रीजन ये है कि 2030 में इसे कंप्लीट हो जाएंगे कितने, 100 ईयर्स, यानी इसे 100 ईयर्स क्या हो जाएंगे आपके, कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात की जाए अगर कॉमनवेल्थ गेम 2026 की, तो देखिए इंडिया ने किस टाइप से इसमें परफॉर्म किया। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि ये होस्ट किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, तो ये डेट थी इसकी 23 जुलाई टू 2 अगस्त 2026। मैंने बता दिया आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड में क्या हुआ था, होस्ट किया गया था।
आपकी टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे, 74 आपके नेशंस थे जिन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि इंडिया की पोजीशन क्या रही। देखिए इंडिया जो थी यानी हमारे देश ने इसमें टोटल 13 गोल्ड, 17 आपके सिल्वर और 9 आपके क्या ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल इंडिया ने 39 मेडल्स आपके क्या किए, कॉमनवेल्थ जो है गेम्स हुए उसमें 39 मेडल्स आपके जीते। इसके अलावा जो नंबर 1 पे रही वो रही आपकी ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने टोटल 171 आपके क्या जीते, आपके मेडल्स जीते। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि गुलवीर सिंह हो गए, ठीक है, इन्होंने क्या किया यानी ये फर्स्ट आपके एथलीट बने जो ट्रैक एंड फील्ड में जिन्होंने क्या जीते, 2 मेडल्स आपके जीते, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो आपके मेडल्स आए, गोल्ड मेडल्स, वो आपके किस इवेंट में आए, तो वो आपके बॉक्सिंग इवेंट से आए। इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे, जो हमारे बैटन पास हुआ था, ठीक है, तो वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट थी, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी आपकी पीटी उषा, ठीक है, और साथ में आपके नीरज चोपड़ा। इन्होंने बैटन आपकी रिसीव की थी, किसकी, यानी जो कॉमनवेल्थ गेम 2030 के होंगे उसकी बैटन रिसीव करने वाले कौन थे, वो थे आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और नीरज चोपड़ा। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who has been appointed as the executive director of Reserve Bank of India? यानी देखिए बात की जाए अगर आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका इस्टेब्लिश हुआ था आपका अप्रैल 1935 में। और ये कौन से एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके जो फर्स्ट आपके गवर्नर थे, इसके फर्स्ट आपके गवर्नर कौन थे, वो थे आपके सर ओसबॉर्न स्मिथ। ये आपके आरबीआई के फर्स्ट आपके गवर्नर थे और ये थे एक ऑस्ट्रेलियन बैंकर, ठीक है, ये थे एक ऑस्ट्रेलियन बैंकर थे। इसके अलावा आपको याद रखना है जो फर्स्ट आपके इंडियन यानी पहले भारतीय जो गवर्नर बनाए गए थे, इंडियन गवर्नर थे, वो आपके कौन थे, वो थे आपके सीडी देशमुख। अब देखिए इसके अलावा क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि हमारी जो आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो अपॉइंट की गई, तो ऑप्शन में देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका संजय मल्होत्रा। तो देखिए ये अभी आपके करंट यानी 26 नंबर के आपके आरबीआई गवर्नर है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है आपका मोनिशा चक्रवर्ती, ये आपकी क्या बनाई गई है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। इसके अलावा जो आपका थर्ड ऑप्शन है टी रविशंकर, ये आपके क्या है, ये आपके डेप्यूटी गवर्नर है। इसके अलावा आपको क्या चीज याद रखनी है, टोटल आरबीआई में एक आपका होता है गवर्नर, साथ ही आपके 4 क्या होते हैं, ये होते हैं आपके डेप्यूटी गवर्नर। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका शक्तिकांत दास, ये थे आपके 25 आपके आरबीआई गवर्नर। इसमें आप इतनी चीजें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन त्रिशूल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ। तो देखिए जो आपका ऑपरेशन त्रिशूल जो आपका चलाया गया, मैं आपको बताऊं तो ये आपका चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिलके ये ऑपरेशन चला रही है, जिसका मेन टारगेट क्या है, जितने भी आपके क्या है क्रिमिनल्स हैं जो यानी इंडिया में नहीं है, उन्हें ट्रैक करके उन्हें जेल में पहुंचाना, यानी उन्हें ट्रैक करना, ठीक है। जितने भी आपके क्रिमिनल हैं जो अभी क्या नहीं है, इंडिया से बाहर है। तो देखिए बात की जाए अगर आपके डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, तो ये आपका चलाता है कौन, ये चलाता है आपका एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स।
सेकंड ऑप्शन है आपका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो देखिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सिंपली कौन करता है, तो ये आपका करता है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन है आपका ब्रिंगिंग बैक फ्यूगिटिव क्रिमिनल्स टू इंडिया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन है ये भी आपका कौन चलाता है, ये आपका चलाता है NDRF। इसके अलावा इंडिया ने आपको पता है कि जितनी भी आपकी जो डिजास्टर आई थी उनमें ऑपरेशन चलाए थे। जैसे आपको पता है ऑपरेशन आपका कौन सा था, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऑपरेशन आपका कौन सा था, ऑपरेशन दोस्त। देखिए ऑपरेशन गंगा चलाया था इंडिया ने किसके साथ, ये चलाया था आपका यूक्रेन के साथ, ठीक है, ये यूक्रेन के साथ चलाया था। और जो ऑपरेशन दोस्त है वो चलाया था आपके किसके, तुर्की के साथ। इसमें आप इतनी चीजें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज बीइंग डेवलप इन विच इंडियन स्टेट। तो देखिए भोगपुरम इंटरनेशनल जो आपका एयरपोर्ट है ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये विजयपुरम, ये आपका है विजयपुरम डिस्ट्रिक्ट, जो कि है आपका कहाँ, जो है आपका आंध्र प्रदेश। और अभी रिसेंट में ही प्राइम मिनिस्टर, यानी कौन है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है। इसके अलावा उड़ीसा में आपको याद रखना है कि उड़ीसा में एक एयरपोर्ट है जिसे नाम दिया है श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। यानी उड़ीसा में जो एकमात्र आपका क्या है एयरपोर्ट है, यानी एयरपोर्ट का जो नाम है वो क्या है, श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा तेलंगाना में है आपके राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ है आपके, ये है आपके हैदराबाद में, ठीक है। मैंने बता दिया आपको भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा तमिलनाडु में आपका है क्या, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और साथ में त्रिची और चेन्नई एयरपोर्ट भी आपके तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ PM किसान स्कीम टिल विच फाइनेंशियल ईयर। यानी जो आपका PM किसान जो स्कीम है, ठीक है, PM किसान स्कीम है, ये बेसिकली आपकी स्टार्ट कब हुई थी, ये आपकी स्टार्ट हुई थी फरवरी 2019 में। इसका मोटिव क्या है, जितने भी आपके क्या है फार्मर्स है उनके अकाउंट में 6000 रुपीज पर ईयर थ्रू DBT से ट्रांसफर करना। और ये आपको देखने को मिलेगा, इसकी 3 इंस्टॉलमेंट बनती है, ठीक है, 3 आपकी इंस्टॉलमेंट इनमें बनेगी। यानी एवरी 4 मंथ्स, यानी हर चौथे महीने कितने 2000 रुपीज इनके अकाउंट में क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली आपका ये एंड होने वाला था यानी 2026 में, इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2030 to 2031। इसमें आप इतनी चीजें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट लॉन्च्ड E0 FIR सिस्टम फॉर साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस इन जुलाई 2026। तो देखिए E0 FIR, ठीक है, यानी E0 FIR का मोटिव क्या है, जितने भी आपके साइबर फ्रॉड्स होते हैं इसमें क्या होता है, आपको सिंपल 1930 पे क्या करना है, कॉल करना है और आपको बताना है, और उसी से आपका क्या हो जाएगा, सीधे ही आपकी FIR क्या हो जाएगी, यानी कंप्लेंट आपकी क्या हो जाएगी, दर्ज हो जाएगी। तो इसका सिंपल आंसर क्या याद रखना है आपको, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व इन 2026। तो देखिए जो आपका ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है आपका कब, ये किया जाता है आपका 3 अगस्त, ठीक है। बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन 1994 यानी 3 अगस्त 1994 में
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स जो दिल्ली में आपका क्या हुआ था, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया था, तो इसीलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है आपका कब, वो किया जाता है आपका 13 अगस्त को। इसमें आप इतनी चीजें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए विच एडिशन ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट द डूरंट कप इज बीइंग प्लेड इन 2026। तो देखिए डूरंट कप क्या है, डूरंट कप ओल्डेस्ट आपका एशिया का सबसे पुराना क्या है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो इसकी बात की जाए तो ये 1888 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा ये स्टार्ट हुआ था आपका क्या, शिमला में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बात की जाए अगर जो 2026 में आपके कौन सा एडिशन आपका खेला जाएगा, तो वो खेला जाएगा आपका 135 आपका जो एडिशन क्या होगा, खेला जाएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा बार डूरंट कप यानी 17 टाइम 17 बार आपके चैंपियन बन चुका है कौन, ये बन चुका है आपका मोहन बागान, ठीक है। इसमें आप इतनी ही चीजें याद रखेंगे। तो देखिए ये जो सर डूरंट थे इनके नाम पे ही ये टूर्नामेंट रखा गया था, जिसे कि आपको पता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो क्या है बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे डूरंट बोलते हैं। तो ये उसी से क्या है, इंस्पायर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which veteran Indian batsman announced his retirement from all formats of international cricket। तो देखिए अभी रिसेंट में ही आपके एक इंटरनेशनल प्लेयर थे इंडिया के, यानी जो टेस्ट के आपके कैप्टन भी रह चुके थे, बैट्समैन है एक, उन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो वो है आपके कौन, वो है अजिंक्य रहाणे, ठीक है। इसके अलावा जो रविचंद्रन अश्विन है, इन्होंने भी आपका क्या कर दिया था, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, ये एक ऑफ स्पिनर थे। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा भी आपके रिटायर हो चुके हैं और दिनेश कार्तिक भी रिटायर हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट लॉन्च्ड डिजिटल स्क्वायर एंड अराइज initiative in July 2026 to integrated artificial intelligence and robotics into its school education system। तो देखिए आपके बेसिकली जो स्कूल्स में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उनमें आपके ऐड करनी है आपको क्या, यानी स्टेट ने अनाउंस किया कि उसमें आपके क्या ऐड करने वाले हैं, AI, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा रोबोटिक्स इसमें ऐड करेंगे। तो वो बेसिकली आपका कौन सा स्टेट होगा, तो सिंपली आपको पता है कि केरला आपका क्या है, यानी इसकी लिटरेसी रेट भी क्या है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है इंडिया में, तो यही स्टेट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ प्लान टू फिट वाइल्ड एलिफेंट्स विद सैटेलाइट रेडियो कॉलर्स टू प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग 2027 हरिद्वार कुंभ मेला। तो देखिए आपको सिंपली पता है हरिद्वार में जो कुंभ होने वाला है, यानी कौन सी आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपकी लॉन्च करेगी, यानी जो एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसे आपके प्रिवेंट करने के लिए आपके ये यानी सैटेलाइट रेडियो कॉलर्स आपके क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है। तो बेसिकली वो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, उत्तराखंड है ना, क्योंकि उत्तराखंड में ही आपके 2027 के क्या होंगे, आपके कुंभ मेला होगा। इसके अलावा आपका जो उत्तर प्रदेश है इसने 2025 में आपका क्या होस्ट किया था, ये आपका होस्ट किया था आपका 2025 का जो महाकुंभ था ये होस्ट किया था। इसके अलावा उत्तराखंड में आपको नेशनल पार्क याद रखना है, तो ये है आपका राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। आपको गुजरात में पता है गिर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, गुजरात में है, जो कि एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आपको याद रखना है कि पीलीभीत नेशनल पार्क है, ठीक है। मध्य प्रदेश से आप याद रखेंगे कि कान्हा जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ है, कान्हा नेशनल पार्क, जो कि टाइगर्स के लिए क्या है, फेमस है, वो आपका कहाँ है, वो आपका मध्य प्रदेश में। तो आप बेसिकली इतनी चीजें इसमें क्या रखेंगे, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप। तो देखिए आपकी जो यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप की जो विनर रही है वो रही है आपकी कौन सी, यानी इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इसे जीता है। और इंडिया ने हराया किसे, इंडिया ने हराया है पाकिस्तान को 3-1 से, ठीक है। इसके अलावा इसे होस्ट किया है किसने, ओमान ने इसे क्या किया है, होस्ट किया है। आपको इतनी ही चीज़ें इसमें क्या रखनी है, याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यानी कौन सी लेक आपकी अरुणाचल प्रदेश की क्या बनी है, फर्स्ट आपकी रामसर साइट बनी है। तो देखिए अभी तक आपके टोटल 101 जो है वो रामसर साइट है, ठीक है। तो देखिए रामसर साइट आपका जो कन्वेंशन है वो आपके बेसिकली जितने भी आपके क्या है वेटलैंड से रिलेटेड है उनसे रिलेटेड है। और ये रामसर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ईरान में एक जगह है, ठीक है, यहीं से इसका नाम दे दिया गया। बात की जाए इंडिया में मैक्सिमम आपकी 20 साइट्स कहाँ है आपकी, ये है आपकी तमिलनाडु में, और ये बनी है आपकी 101 यानी 101वीं 101st आपकी जो साइट बनी है वो आपकी है ग्लो लेक, आपकी क्या बनी है 101st। इसके अलावा लोकटक जो लेक है आपकी वो है आपकी कहाँ, ये है आपकी मणिपुर में। और यही आपका क्या है, आपने सुना होगा आपका यहाँ एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, और यही क्या है एक, ये आपका क्या है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना। यानी जो मणिपुर में आपका केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो आपका चांदडुबी लेक है ये आपकी कहाँ है, ये आपकी है आसाम में। और डीपर बील भी आपकी कहाँ है, ये है आपकी आसाम में। इसमें आप इतनी चीज़ें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू द रिपब्लिक ऑफ नाउरू। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने अपना नेम चेंज किया है। तो देखो नाउरू जो कंट्री है इसने अपना नेम चेंज किया है। इसमें आप बस इतनी चीज़ें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका द फवारा UPI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर रिसेंटली लॉन्च बाय द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी enables रियल टाइम रेमिटेंस बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो देखिए UPI लॉन्च जो किया है वो बेसिकली किन दो कंट्रीज ने मिलके किया है, तो मालदीव्स और इंडिया ने आपका क्या किया है, UPI एक लॉन्च किया है जिसका नाम दे रखा है आपका क्या, फवारा UPI। ठीक है, इसमें बस आप इतनी ही चीज़ें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बाकी ये आपको पता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। थैंक यू।